लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2019 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें गणित विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था और पूरे प्रश्न पत्र का हम एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगामी सत्र में टीचिंग के किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, चाहे आपका डीएलएड बीएड या अन्य किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, और अगर आगामी सत्र में आपको पेपर देना है, तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब भी इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। और इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती है और विभिन्न विषयों के बहुत से टॉपिकों की वीडियो भी अपलोड है और बहुत ही सारे विषयों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के सोल्यूशन भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। आज हम गणित विषय का 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2020, 17, 18 और 22 का सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, इसमें जो है 1 घंटे का समय रहता है, 25 नंबर के प्रश्न पत्र होते हैं। पहले 5 प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। सबसे पहले जान लेते हैं अपवर्त क्या है। तो अपवर्त वो है जो किसी संख्याओं का गुणनखंड होता है, उसे ही अपवर्त कहा जाता है। यानी अगर कोई भी संख्या का अपवर्त पूछा जाए तो अगर आपको उस संख्या का पहाड़ा याद है तो आप अपवर्त लिख सकते हैं, यानी गुणनखंड ही होती है उस संख्याओं का। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम 9 का गुणनखंड ढूंढें तो 1, 9, 11, 13, इसमें 9 के गुणनखंड नहीं लिखे हुए हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी 9 के गुणनखंड लिखे हैं, 9 के गुणज हैं। अपवर्त को गुणज भी कहा जा सकता है। अगर वो उससे गुणा करने पर कट जा रहा है तो उसका अपवर्त होता है। 3, 6, 9, 12, आगे भी देख लेते हैं। इसमें 3 और 6 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18, 21, 25, 30 ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन पर अगर ध्यान दें तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है 9, 18, 27, 36, ये सही है। इसका 9 का अपवर्त यही होगा, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, यानी जो उसका गुणज होगा वही उसका अपवर्त होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें 30 और 40 के बीच, तो इसके बीच जो अभाज्य संख्या है, अगर आप लोग को मालूम ना हो तो मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा देना चाहता हूँ। देखिए, 1 से 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्या है, जबकि 50 से 100 के बीच में केवल 10 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका प्रश्न था 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? आपका पहला ऑप्शन 31 और 33, दूसरा है 33 और 37, तीसरा है 31 और 37 और चौथा है 31 और 39। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 30 और 40 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्या हैं और उनका नाम है 31 और 37। तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका तीसरा। देखिए, तीसरा प्रश्न है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी माशा 12 है तो ये संख्याएं हैं। अगर आप लोग ध्यान दीजिए, जो माशा होता है उस संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है, अगर आपको मालूम हो जो माशा होगा किन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। तो ये जो दिया हुआ है 12, ये 1:2:3 के अनुपात में अगर कोई 3 संख्याएं हैं तो ये माशा होगा उसका सबसे छोटा गुणज होगा। अगर हम इसी माशा से इन तीनों के अनुपात को गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर हम 1:2:3 दिया हुआ है, 1:2:3, अगर हम इन अनुपातों का 12 से गुणा कर दें, यानी 12 एकन्य 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, तो आपका जो है संख्याएं पता चल जाएंगी, संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए 12, 24, 36 ये आपकी तीनों संख्याएं रहेंगी। इसमें से आप ऑप्शन देखिए 10, 20, 30 नहीं, 12, 24, 36 या 5, 10, 15, 4, 8, 12। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है 12, 24, 36, यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से, यानी बच्चों की टोटल संख्या 30 है, उसमें से 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो हमें उत्तीर्ण जो बच्चे हैं उनकी संख्या बतानी है गिनती में। यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखिए टोटल बच्चे हैं 30, ठीक है, 30 बच्चे टोटल हैं, उसमें से 80% उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर हम 30 का 80% निकालें, क्योंकि 30 में से 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिला के कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको आप, अगर आपको प्रतिशत निकालना आता होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। फिर ये 8 का 3 से गुणा होगा तो 24 बच्चे आ जाएंगे। तो इसका यही सिंपल सा जवाब होगा कि उस कक्षा में जो है 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, क्योंकि टोटल 30 बच्चे थे, उसमें 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, तो 30 का 80% हम निकाल लेंगे तो 24 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 का जो हमें
भिन्न रूप लिखना है, ठीक है। 18 का हमें भिन्न रूप लिखना है। तो अगर भिन्न रूप मतलब होता है, देखिए 18% का भिन्न रूप लिखना है, प्रतिशत मतलब ही होता है बटा। तो अगर हम सीधा सीधा यहाँ पे 18% है बटे 100 कर दें, तो ये अगर इसको हम काट दें, सरल कर दें, और 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, ठीक। अब इसमें से जो आपको ऑप्शन दिखे 9/50, वही आपका भिन्न रूप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 50/9 ये उल्टा लिखा हुआ है, 18/50 ये भी नहीं होगा, 3/50 ये भी नहीं होगा, 9/50 यानी चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका भिन्न रूप 18 का होगा 9/50। अब बात करते हैं अतिलोकोत्तरीय प्रश्नों की। छठवां है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 3 अंकों की होती है, अगर आप ध्यान दें तो वो होती है 100। याद रखिएगा आप लोग, छठवां प्रश्न का उत्तर होगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 100। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। 7वां प्रश्न है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर वृत्त के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का हमें परिमाप निकालना है, ठीक है। व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास जो होता है डी, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं व्यास को। डी बराबर होता है 2r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और वृत्त का परिमाप निकालना है। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr। याद रखिएगा आप लोग, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये वृत्त का परिमाप होता है। आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, परिमाप पूछा जा सकता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr होता है, ठीक है। अब हम अगर इसको और सरल कर दें तो पाई को बाहर कर लीजिए, 2r यानी डी का हमें वैल्यू दिया हुआ है, परिमाप यानी जो व्यास होता है वो डी होता है, यानी 2r त्रिज्या का दूना होता है। 2r की वैल्यू हमें दी हुई है यानी डी, ठीक है। ये जो डी है यही 2r है। और 22 जो पाई होता है वो 22/7 होता है। 2r की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें अगर 35 की जगह पे, तो इसको काट दें, सरल कर दें, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब 22 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, यानी 110 सेंटीमीटर ये वृत्त का परिमाप आपका आ गया। ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इसका जो सही जवाब आएगा 110 सेंटीमीटर, ये आपके वृत्त का परिमाप आ जाएगा। इसमें करना यही था कि 35 सेंटीमीटर आपका जो व्यास दिया था, व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का परिमाप पूछा था, परिमाप का सूत्र होता है 2πr। पाई को हमने इधर कर दिया, 2r यानी व्यास दिया था, आपने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, आपका आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला 8वां प्रश्न है 24/7 को दशमलव में बदलिए। तो अगर हम 24/7 को दशमलव में बदलते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर 24 को जो है 7 से भाग देने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है 7 को 24 से भाग दीजिए आप लोग, तो सबसे पहले 3 बार जाएगा, ठीक है। 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ पे आप हल करिए, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 7 चौक 28 होगा, यहाँ पे आप दशमलव लगाइए, 7 चौक 28, फिर 2 आएगा, फिर 7 दूनी 14, 2 बार आप लेके जाइए, फिर 6 आएगा, फिर आप जो है 7 8 56 यानी 8 बार जाएगा। तो इसका जो जवाब आएगा 3.428 आएगा। अगर आप इसको बदलेंगे दशमलव में तो 3.428 आएगा। चौबीस 10/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। अगर आप 24/7 यानी 24 को जो है 7 से भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3.428 आएगा। इसको आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, 3.428 यही आपका आंसर आएगा। 7 से 24 को भाग दे दीजिएगा, 3.428 आएगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तल है, आपकी स्क्रीन है, तो इसमें एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक रेखा खींचाई है, ठीक है। अब इस रेखा में बिंदुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी अनंत हो सकती है। तो वही पूछा गया है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है ये हमें बताना है, ठीक है। 2:3 या 5:8। तो देखिए प्रश्न अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले 2:3 की बात करते हैं। इसको जो है अनुपात जो लिखा हुआ है 2:3, यानी इसको हम ऐसे 2/3 लिख सकते हैं और 5/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए अनुपात में सबसे पहले हम अगर हर को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो अंश अपने आप पता चल जाएगा। तो जो अंश बड़ा होगा वही आपका अनुपात बड़ा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इधर जो है हम अंश और हर में 8 से गुणा कर देते हैं और इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं। अगर ऐसा गुणा करेंगे, देखिए इस
इसको 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो ये भी 24 हो जाएगा। इसको जो है 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोनों हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/24 और ये जो आएगा 15/24। ठीक है, आप ध्यान से आप लोग देखिए 16 बड़ा है या 15 बड़ा है। तो इस प्रकार से जो देखिए चूँकि हर बराबर है इसलिए जो अंश बड़ा होगा वही अनुपात भी बड़ा होगा। तो देखिए 16 बराबर है 15 से, इसलिए 16/24 यानी ये 16 वाला आपका अनुपात सही होगा। और 16 था कौन सा, यानी 2:3, यानी इसका आपका जवाब होगा 2:3 बड़ा है 5:8 से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आप यही कीजिए कि इनके हरों को जो है बराबर कर दीजिए, फिर जो अंश आपका बराबर होगा मतलब जो अंश आपका बड़ा होगा वही अनुपात भी बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। देखिए प्रतिशत के बहुत सवाल आते हैं, अगर आपको प्रतिशत पे पकड़ है अच्छी आपकी तो आप जो है 2-4 नंबर आप वैसे पा सकते हैं। तो कहा है प्रश्न, एक दुकानदार के पास 60 कप है, यानी टोटल कपों की संख्या है 60 कप हैं आपके, 40 कप इसमें से बिक गए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं। यानी हमें 60 जो कप हैं उसका निकालना है कितना प्रतिशत बिके हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल आपके कप हैं 60, बिके कितने हैं 40, और इसका हमें प्रतिशत निकालना है। ये आप इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 कप बिके थे, टोटल 60 कप थे और उसका प्रतिशत हमें निकालना है, इसलिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 400/6, यानी कि आपका ये हुआ 200/3। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये 200/3 हो जाएगा। अब 200/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे दशमलव तक तो 66.66% आएगा। इसका यही प्रतिशत होगा कि अगर 60 कप थे 40 कप बिक गए हैं तो कितने प्रतिशत कप बने, यानी लगभग 66.66% कप बिक गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमें टोटल जो है कपों की संख्या 60 दी थी, 40 बिके थे, उसका प्रतिशत निकालना था यानी 100 से गुणा करना था। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न अच्छा है, ये जो है बोर्ड मास का है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 18 में से, इसी को ध्यान देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से लिखा क्या है। 18 - 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 - 18 - 5, आपके सभी ब्रैकेट बंद हो गए। अब यहाँ पे जो हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना हो तो 18 में से 5 घटाएंगे 13 आ जाएगा। 16 - 13, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आपका मझला ब्रैकेट बचा। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है प्लस ये आपका 18 माइनस, ठीक है। 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 14 और 3 जोड़ दीजिए तो 14 3 17 हो गया। अब आपका 18 - 17, एक ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना है। इसका जवाब आएगा 1। अगर आपका एक आंसर आ रहा है तो सही है, अगर कुछ दूसरा आ रहा है तो आप अपने इस सवाल को फिर से चेक कीजिए और फिर से लगाइए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से हमें 90 अंश का कोड बनाना है। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप लोग अपनी पटरी से एक दूरी खींचिए और जो प्रकार होता है आपका उसमें जो है आधे से, इस जो दूरी खींचा है आपने आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरिए। उसके बाद क्या कीजिए, पटरी का जो प्रकार का आपका नोक है उसको यहाँ पे रखिए और जो है एक आप जो है चाप लगाइए इसी लाइन पर। उसके बाद में यहाँ पे आप नोक रखिए और एक चाप और लगाइए यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने ये चाप लगाया है इस पे प्रकार की नोक रखिए और एक चाप इधर लगाइए और ये जो आपका इधर था एक चाप इधर लगाइए। अब आप जो है पटरी से आप जो है इस बिंदु को मिला दीजिए, ये जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अब केवल आपको बनाना नहीं है, पूरा स्टेप लिखना है कि आपने पहले क्या किया, पहले आप उसके बाद क्या किया, क्योंकि इसमें जो है स्टेप लिखने पर ही पूरे नंबर मिलते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए प्रश्न थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 300 रुपये, जो 300 दिया हुआ है ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 300 रुपये से, यानी CP भी कहते हैं, कास्ट प्राइस। ये 300 रुपये दिया हुआ है, उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हो, ये कहा जा रहा है। प्रॉफिट जो हो उसे 20% का लाभ हो, वो कितने रुपए में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस हमें पूछा हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसको 20% का लाभ हो। तो जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर आपको ये फार्मूला पता हो, लाभ जब ही होता है जब
विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। यानी आप किसी चीज़ को खरीदिए और उससे ज़्यादा में बेचिए तो जो ज़्यादा होता है वही आपका लाभ होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आपको देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, लाभ और क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको विक्रय मूल्य जो है आप इधर कर लीजिए इस फार्मूले से। विक्रय मूल्य ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्रय मूल्य इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न पर फिर से ध्यान देते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, राम ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। तो देखिए 300 रुपये में खरीदा यानी सेलिंग वो कास्ट प्राइस है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीपी है यानी क्रय मूल्य, ये 300 रुपये है। ध्यान दीजिए राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए राम ने जो 300 रुपये में रेडियो खरीदा यानी क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 300 रुपये, ठीक है। अगर क्रय मूल्य की बात कीजिए तो जो 300 रुपये दिया हुआ है आपका ये सीपी है, कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। और प्रश्न कह रहा है 300 रुपये जो आपका दिया हुआ है कास्ट प्राइस दिया हुआ है, कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो यानी प्रॉफिट हो 20% की। कितने रुपए में बेचे यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं। तो देखिए प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, सीपी, ठीक है। आप लोग याद रखिए, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर इसको इधर घुमा दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्लस क्रय मूल्य यानी जो है आपका सीपी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है लाभ, वो जो है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है विक्रय मूल्य, तो एसपी बराबर होता है प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट हमें निकालना है, यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है, तो अगर 300 ही तो आपका क्रय मूल्य है, तो अगर 300 का हम 20% निकाल लें तो आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। और कास्ट प्राइस भी आपको दिया हुआ है 300 रुपये। यही आप सॉल्व कर देंगे तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कितने रुपए में वो बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 और प्लस ये 300 है ही। तो अगर वो 360 रुपये में बेचे 300 के रेडियो को तो उसे 20% का लाभ होगा। यही आपको निकालना था, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस से कहते हैं। अगर उसने 300 रुपये में रेडियो खरीदा, वो 360 रुपये में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। आपको अगर फार्मूला मालूम रहेगा तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 15वां प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहली संख्या 49, दूसरी संख्या 59, तीसरी संख्या 109 रहे और शेष जो बचे हमारा 1, 3 और 5 रहे। तो देखिए शेष बच रहे यानी जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दिया जाए तो हमें पहली संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ये फर्स्ट संख्या है, ठीक है, माना जो है पहली संख्या 49 में से देखिए एक घटाया जा रहा है तो ये 48 हो गई। अगर इसी प्रकार से दूसरी संख्या की बात करें उसमें में से 3 घटाया जा रहा है तो ये आपकी हो गई 56। और तीसरी संख्या की बात करें उसमें से 5 घटाया जा रहा है, 109 में से अगर 5 घटाया जाएगा तो आपका 104 आएगा। तो ये जो तीनों आया है ये आपका शेषफल जो था आपका संख्या में से जो बच रहा था उसको घटा दिया गया है। तो ये आपकी जो आई है पहले ये क्रमशः संख्याएं आ जाएंगी। ये आपकी जो है 48 आएगी, ये 56 आएगा, 104 आएगा। ये जो आपका है ये 56 है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें हमने यही किया कि जो तीनों संख्याएं दी गई थी बड़ी से बड़ी संख्या बताया जिससे इसमें भाग देने पर ये बचे क्रमशः शेषफल 1, 3, 5 बचे। तो 49 में से 1 घटा दिया शेषफल बच रहा था तो ये आपकी 48 आ गई। 59 में से 3 घटा दिया तो आपका 56 आ गया। 109 में से 5 घटा दिया 104 आ गया। यही आपकी संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं का जो है आप क्या कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब माशा आपको निकालना है। तो अगर इन तीनों संख्याओं का आपने माशा निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर आपको माशा निकालना आता है तो आप इसे आसानी से निकाल ले जाएंगे। अब 48, 56 और 104 का आप माशा निकालिए। 48, 56 और 104 का अगर आपको माशा आ रहा है तो जो माशा निकल के आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसको इन तीनों से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 इसका शेषफल बचेगा। और मैं इसका जो आप गुणनखंड करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, इसका 8 गुणे 7 56 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 8 गुणे 13। अब देखिए जो माशा यानी बड़ी से बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो 8 ही आएगा, ठीक है।
अब अगर आप 8 से 49 में भाग दे के देख लीजिए, इसी वक्त आप इसको ट्राई कर लीजिए, तो 8 48, ठीक है, यहाँ पे 6 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा। तो प्रश्न भी तो यही कह रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बचाए जिससे 49 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 बचे। 8 से आपने 49 में भाग दिया, इसी प्रकार से आप जो 59 में भी भाग दे के देख लीजिए। इसी प्रकार से 8 आपका जो जवाब आया था 59 में भी भाग देंगे 8 से, तो आपका शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 8 सत्य 56 होता है। आपका यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा। प्रश्न भी यही कह रहा था कि 59 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, तो वो संख्या 8 है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है। अब अगले प्रश्न पे अगला जो कंडीशन था 109 में अगर 8 से भाग देंगे तो 5 बचे, ठीक है। तो अगर 109 में हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 एक अन्य में 8, 2 बचेगा यहाँ पे, और 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3 बार जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। आपने जो है जो शेषफल दिया था तीनों संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, शेषफल इसमें घटा दिया, जो तीनों संख्याएं आई उसको मासा निकाल लिया। मासा आपका 8 आया, आपने इसको डिवाइड करके चेक भी कर लिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 8। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5a² + 4a - 2a का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर -2 दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है 5a² + 4a - 2। इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू रखने में अगर आप गलती करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर -2 रखना है, यहाँ पे -2 रख दीजिए आप लोग, +4a बराबर -2 रखना है, -2 कर दीजिए। ये 2 दूनी 4, यानी प्लस में 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, और ये -2 है, यानी 20 - 10, यानी इसका आंसर आएगा 10। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 10 आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो चेक कीजिए, कहीं पे आपने गलती की है। अब अगला प्रश्न जो 17वां है, ये आपको इसमें बताना है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो जो त्रिज्याएं होती हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें जो है कई प्रश्न है, 17वां प्रश्न है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो आप अगर वृत्त को ध्यान से देखिए, इसमें 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो त्रिज्या वही होती है जो केंद्र से होकर जीवा तक जाती है, उसे ही त्रिज्या कहते हैं। ये आपका केंद्र हो गया, और ये वृत्त पे जितने भी हैं परिधि पे, इसे जीवा कहते हैं। तो आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी, पहली त्रिज्या होगी आपकी OA, ध्यान से आप त्रिज्याओं के नाम लिख लीजिए, OA होगी। दूसरी होगी आपकी केंद्र से जो जीवा पर ही जाए वही त्रिज्या होती है OA, OB और OC। तो यही आपकी 3 त्रिज्याएं होंगी, इसके अलावा जो है दूसरी और कोई त्रिज्या नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आपका यही आंसर हो जाएगा। अब 3 जीवाओं के नाम भी लिखना है हमें। तो जीवाएं वो बिंदु 2 होते हैं जो वृत्त के परिधि पर आधारित होते हैं, उन्हें जीवा कहते हैं। अब जीवा की अगर हम बात करते हैं, तो पहली जीवा है AB, दूसरी जीवा है BC। तो जीवा के नाम भी आप लोग लिखिए AB, BC, और जो केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे व्यास भी कहते हैं। यानी तीसरी जीवा होगी AC, ठीक है। तो ये जो है मुफ्त का नंबर है, अगर आपको वृत्त के बारे में इतना पता है तो आप इतने नंबर आसानी से ले सकते हैं। वृत्त के व्यास का नाम लिखना है, तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाती है, यानी AC, ये आपका वृत्त का व्यास होगा। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AC। देखिए अगर आपके वृत्त के बारे में पता है तो आप कितने आसानी से उत्तर दे रहे हैं। और हमें वृत्त का केंद्र बताना है, तो वृत्त का केंद्र देखिए O है, तो वृत्त का केंद्र O ही रहेगा। इस प्रकार से आपका जो है 17वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या मानेंगे? रेशमा क्या मानेंगे, यानी कि हम रेशमा की मान लेते हैं। याद रखिएगा आप लोग, मानना उसी को जिससे कंडीशन दिया जाए, यानी रेशमा से बड़ी है तो रेशमा की ही आयु हमें x माननी पड़ेगी आपकी, तभी लगाने में आपको आसानी होगा। तो आप जो है रेशमा को जो है x वर्ष मान लीजिए। अब रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है तो जो सलमा हो जाएगा x + 10 वर्ष हो जाएगा। ये आपकी हो गई रेशमा की आयु, ये हो गई सलमा की आयु। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले कंडीशन इस पर अप्लाई करें तो 4 वर्ष पहले जो है रेशमा की आयु सलमा की आयु जो है रेशमा की आयु से दोगुनी थी, यानी सलमा की आयु जो है रेशमा की आयु से दोगुनी। तो 4 वर्ष पहले सलमा और रेशमा दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पहले अगर रेशमा की आयु की बात करें तो x - 4 हो जाएगा, और सलमा जो है उसका हो जाएगा x + 10 - 4। तो ये आपका जो सलमा, ये रेशमा की आयु हो जाएगी x - 4 हो जाएगी, और जो सलमा की आयु हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी x + 6 हो जाएगी। ये आपकी सलमा की आयु हो जाएगी, क्योंकि हमें दोनों आयु में से 4 घटाना था। x में से 4 घटाएंगे, ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये आपकी जो है रेशमा की आयु पता चल जाएगी। x + 10 में से 4 घटाएंगे तो आपकी सलमा की आयु पता चल जाएगी 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले ये दोनों की आयु दी हुई है, ठीक है। कंडीशन कह रहा है कि सलमा की आयु रेशमा की आयु से दोगुनी थी 4 वर्ष पहले। तो आपने जो है इधर निकाला है रेशमा की आयु, सलमा की आयु।
अब इसको कंडीशन पे अप्लाई कर देते हैं। 4 वर्ष पहले सलमा की जो आयु थी वो रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, यानी सलमा की जो आयु है x+6 वो रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, यानी इधर हम 2 गुनी थी। ये देखिए, ये यही आपको इक्वेशन बनाना था। 4 वर्ष पहले सलमा की जो आयु है आपकी x+6 वो रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, यानी आपकी जो रेशमा की आयु है x-4 इसकी 2 गुनी थी सलमा की आयु। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, 2x-4 + x+6, तो आपका x की वैल्यू पता चल जाएगी और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2x-4 = x+6। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 4 वर्ष पहले जो है सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, तो उसी इक्वेशन पे हमने लगा दिया। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 2x - 8 = x+6। x को इधर ले आइए तो ये x+6 = 2x - 4 = x+6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2x - 8 = x+6 हो जाएगा। x इधर आ जाएगा, 2x - x = 8 + 6, यानी ये आपका हो जाएगा x = 14। ये आपकी जो x आई है, x आपने आयु माना था, ये माना था आपने रेशमा की आयु, तो ये रेशमा की आयु आ गई 14 वर्ष। और चूँकि रेशमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी थी, तो अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो ये सलमा की आयु पता चल जाएगी, यानी 14 + 10 24। सलमा की जो आयु थी वो 24 वर्ष थी और रेशमा की आयु थी 14 वर्ष थी। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों की आयु पता चल गई होगी और आपका भी आंसर यही आ रहा होगा, रेशमा की आयु 14 वर्ष और सलमा की आयु 24 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।